महाजनपद काल जो जो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 320 ईसा पूर्व के बीच में पड़ता है, तो उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। तो महाजनपद काल से जो रिलेटेड कुछ प्रश्न है उसमें सबसे पहला प्रश्न हम लोग का ये है, जिसमें एक तरफ है महाजनपद और एक तरफ उनकी राजधानियाँ थी। तो जो गंधार था उसकी जो राजधानी थी, ये महाजनपद था गांधार, इसकी जो राजधानी थी वो थी ऑप्शन नंबर 4 तक्षशिला। तो गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। फिर दूसरे पे है शूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। फिर है वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। फिर कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। तो इसी के साथ ये सब पहला क्वेश्चन पूर्ण हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को घोड़िक कहा जाता था? तो कहा जाता था किसको? अज्ञात शत्रु को। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो कौन किया था? वो किए थे उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किए थे। ठीक है। फिर अगला है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में अद्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन था? वो शासक कौन थे? वो शासक थे कालाशोक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। तो जब मृत्यु हुई थी तो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी बोरी बेबीलोन में। ठीक है। बेबीलोन में जो है सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो किस नदी पर डाला था? झेलम नदी। ठीक है। झेलम के नदी के आमने सामने पड़ाव डाला था, एक इस साइड एक उस साइड। अगला है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? वो माना जाता है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ठीक है। किस प्रकार के मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक था? तो कौन थे? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ठीक है, बर्तन। अगला है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो जो पाली ग्रंथ था उनमें गांव के मुखिया को कहा जाता था भोजक या ग्राम भोजक। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका। ठीक है। अगला प्रश्न है, नंद वंश के संस्थापक का क्या नाम था या वो कौन थे? जो नंद वंश के संस्थापक थे वो थे महापद्मा नंद। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया? तो किसे कहा गया था? वो कहा गया था घनानंद को। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो जो पहला विदेशी आक्रमण था प्राचीन काल में किया गया था ईरानियों द्वारा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था यूनानियों द्वारा। दूसरा विदेशी यूनानियों द्वारा, पहला यूरोपीय। ठीक है, दोनों टर्म को याद करना है। तो किया गया था किसके द्वारा? यूनानियों द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो कौन थे वो थे डेरियस दायरबाऊ प्रथम। ठीक है। डेरियस दायरबाऊ प्रथम ही थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाइडेसुप या वितस्तता आधुनिक नाम झेलम, जिसका नाम आधुनिक नाम क्या है? झेलम का युद्ध 326 बीसी पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? तो किसके बीच हुआ था? ये हुआ था सिकंदर और पोरस के मध्य, झेलम नदी के। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो आक्रमण कब किया था? वो आक्रमण किए थे 326 ईसा पूर्व किए थे। 326 ईस्वी में नहीं किए थे, ये ऑप्शन गलत है। ईसा पूर्व यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, तो ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व किए थे। फिर अगला है, सूची है, मिलाना है। ठीक है। एक तरफ शासक है, एक तरफ वो किस वंश के शासक है उनका वंश लिखा हुआ है। ठीक है। तो जो बिंदुसार थे वो किस वंश के शासक थे? वो थे हर्यक वंश के। फिर अगला है कालाशोक किस वंश के संस्थापक थे? वो थे शिशुनाग वंश। ठीक है। फिर नेक्स्ट है महापद्मनंद, ये किस वंश के संस्थापक थे? ये थे मौर्य वंश के। फिर अगला है बिंदुसार किस वंश के संस्थापक थे? ये थे नंद वंश के संस्थापक। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची थी यहाँ पे तो बीच में गैप होना चाहिए था, गैप नहीं है। गैप इसलिए नहीं है क्योंकि इसका
मगध जो है इसमें एक तरफ लिखा था महाजनपद, एक तरफ था आधुनिक क्षेत्र, ठीक है, एक तरफ था महाजनपद, एक तरफ है आधुनिक क्षेत्र, तो ये दोनों को डिवाइड करने वाली लाइन होनी चाहिए, यहाँ गैप होना चाहिए था थोड़ा सा। अब यहाँ पे लिखा है महाजनपद, तो जो पटना है इसका महाजनपद, ये मगध जो है इसका महाजनपद जो आधुनिक क्षेत्र है ये पटना व गया जिले में है, ठीक है। मगध जो था वो इलाहाबाद नाम से, इलाहाबाद आधुनिक नाम है, ठीक है, अब तो प्रयागराज हो गया। फिर है कौशल, कौशल का आधुनिक नाम अवध हो गया, ठीक है, आधुनिक क्षेत्र जो है अवध हो गया, आधुनिक क्षेत्र जो है वो अवध है। फिर अगला है अवंती, अवंती आधुनिक क्षेत्र है मालवा, ठीक है, ऐसे मिलान जो है एकदम आमने सामने ही थे, ऐसे ऐसे एक दूसरे के सामने। फिर अगला है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो जो मगध की प्रथम राजधानी थी वो थी गिरिब्रज या राजगृह, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी, पाटलिपुत्र का को होना चाहिए, पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था उदयन द्वारा, ठीक है, उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र को प्रथम को राजधानी के रूप में चयन किया गया था, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे अब आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किनमें? किनमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? 16 महाजनपद, तो ये उपलब्ध किसमें है? ये है अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन 2 सही है, अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, मिलती है उसमें। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो जो मगध का राजा था वो कौन सा था जो सिकंदर का क्या था? समकालीन। सिकंदर का समकालीन था धनानंद, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था 6ठी सदी में, ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी में। फिर अगला प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है सिकंदर की भारत में सफलता के कौन कौन से कारण थे? इनमें से कौन कौन से कारण थे? तो इसमें ऑप्शन, इसमें कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें जो सारी बातें लिखी हैं वो सारी सिकंदर की सफलता के कारण थे, तो सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन में लिखा था तो एक में लिखा था एक सही है, ऑप्शन ए मान लो, सी बी डी, जैसे ऑप्शन में था एक में कि 1 2 सही, फिर एक में था 1 2 3 सही, फिर एक में था 1 2 3 चारों सही, फिर एक में था दूसरा या तीसरा सही, ठीक है। तो इसमें क्या है, चारों सही है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्योंकि सारी बातें सही है तो ऑप्शन का मतलब नहीं है, बातें ध्यान रखनी चाहिए, ये चारों चीजें थी उस टाइम, सफलता के कारण थे, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाँ, फिर एक तरफ लिखा है राजा, उनका कौन सा राज्य था, ठीक है। तो प्रगलोभ जो थे इनका जो राज्य था वो था अवंती। फिर अगला है उदयन, उदयन का जो राज्य था वो था वत्स। फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, वो है प्रसेनजित, ठीक है, प्रसेनजित जो थे उनकी जो राज्य था कौशल। फिर अज्ञातशत्रु का राज्य कौन सा था? मगध। अब आते हैं अगले, अभिलेखीय साध्य से प्रकट होता है नंद राजा के आदेश में एक नहर खोदी गई थी, तो किस अभिलेखीय साध्य में ये प्रकट होता है? तो किसमें? कलिंग में, ठीक है, कलिंग अभिलेखीय साध्य में प्रकट होता है नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, कौन? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, तो वो कौन था? तो वो थे डेरियस, ठीक है, ये पहले जो है ईरानी शासक थे जिन्हें भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। फिर अगला है मगध, मगध के राजा अज्ञातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ ही युद्ध रहा? वो था किनके साथ? वज्जी संघ या वैशाली, ठीक है, इनके साथ हमेशा युद्ध रहा। फिर है वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रस्तमुसल, एक ऐसा जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया, ठीक है, मगध के किस शासक ने किया था? तो मगध के कौन से शासक ने ये किया था? ये किए थे अज्ञातशत्रु ने, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट जो थे वो थे गणानंद, ठीक है। फिर अगला है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन हुआ था 600 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन सी सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अज्ञातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित, और इनमें से कौन से बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। तो इसके जो बुद्ध के समकालीन थे वो थे अज्ञातशत्रु और ये प्रसेनजित और अज्ञातशत्रु जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। तो इसका मतलब एक अज्ञातशत्रु और दूसरा है
अज्ञातशत्रु, बिंदुसार और सेनजीत। तो इसमें 1 और 3 जिसमें होगा वो सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। फिर अगला प्रश्न है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश व बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग था। यही जो है वो मुख्य कारण था। अगले प्रश्न पे आते हैं, मगध सम्राट बिंदुसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो उसके किसके लिए भेजे थे? अवंती के लिए, ठीक है, अवंती राज्य के राजा के लिए, ठीक है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो कौन थे वो? शिशुनाग जो थे वो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिए थे, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? अब अंग का विलय किसने किया था? किसने अपने राज्य में किया था? अंग का विलय किए थे बिंदुसार ने, ठीक है। ये मगध के सम्राट थे जिन्होंने अंग का विलय किया अपने में, ठीक है, अंग का। तो वो कौन थे? बिंदुसार, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो किसका नहीं किए थे? अवंती वत्स दोनों का किए थे, अभी हम लोग पढ़े हैं। फिर अगला है, इसमें काशी, ये दो है तो इसका मतलब दोनों होते, तो दोनों नहीं, तो ये काशी का जो है नहीं किए थे, ठीक है। इसमें काशी का जो है नहीं किए थे, अंति का भी किए थे, वत्स का भी किए थे और दोनों का भी किए थे, तो काशी का नहीं किए थे, इसलिए काशी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अब आ गया काशी और लिच्छवी, ठीक है। इसका कौन किया था? इसके किए थे अज्ञातशत्रु ने क्या किया था? काशी और लिच्छवी का विलय किसमें? मगध साम्राज्य में, ठीक है, अज्ञातशत्रु ने किया था। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है, नहीं कहा जा रहा है। पुराण एवं महाकाव्य के अनुसार इनकी स्थापना बृहदत्त ने की, ये भी सही है। फिर है, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वगात एवं एक राट की उपाधि धारण की, ये भी सही है। फिर अगला है, गिरि, ब्रजराज गिरि, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसी की 4 राजधानियां थी, तो ये भी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन है कौन सा नहीं सही है? इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि बाकी सब सही है, तो यही वाला ऑप्शन जो है वो ऐसा है कि जो नहीं सही है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो किसकी बात हो रही है? उत्तर भारत में, ठीक है। तो उत्तर भारत में किसका शासन था? उत्तर भारत में शासक था नंदवंश का, ठीक है। फिर निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो कौन था? मगध था, ठीक है। कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में, ठीक है, कौन था? मगध था। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, फिर ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, या घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, या स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें जितनी बातें लिखी हैं सारी सही हैं। ईरानी आक्रमण का प्रभाव यही पड़ा था। इसका खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ, अभिलेख उत्कीर्ण हुए, कला का प्रचार हुआ, फिर है ईरानियों के छत्र प्रणाली का प्रचार, फिर है घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, फिर है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। सारी सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराया। तो इसमें क्या पूछा था? इसमें कौन सा प्रभाव नहीं था? ये प्रभाव था, तो इसलिए ये सही बात लिखी है, तो इसके लिए ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। फिर अगला, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग बनाया, ये भी सही बात लिखी है। फिर अगला, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही है। फिर उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, नहीं, ये गलत है, ये सही बात नहीं लिखी है। इसमें बोला था क्या प्रभाव नहीं पड़ा था, क्या आक्रमण का क्या प्रभाव नहीं था, तो ये आक्रमण का प्रभाव नहीं था, इसलिए ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर अब, निम्न में से किस राज्य की गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कौन सा? गणतंत्रात्मक, मगध की, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम, निम्नलिखित में से किसे सेनिया या नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे सेनिया जो नियमित और स्थायी सेना रखता था, तो उसे किसे कहा जाता था? बिंदुसार, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन
या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? उग्रसेन। किसे कहा जाता था? तो कहा जाता था महापद्मनंद को। ठीक है। फिर अगला है डेरियस या दायरबाऊ ने 516 बीसी 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षेत्र या प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो प्राप्त होता था पूरा 360 टैलेंट। ठीक है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था? तो सिकंदर के साथ जो भारत आने वाला इतिहास था वो था हेरोडोट्स। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था कोस्टिन। ठीक है। अगला प्रश्न है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। फिर है सूची, एक तरफ लिखा है राजा, एक तरफ लिखा है उनका राज्य। ठीक है। तो जो अष्टकुलक थे उनका राज्य, जो राज्य था कार था वो था परामर्शदायी संस्था थी। ठीक है। कार्य के क्षेत्र में जो राज्य था वो परामर्शदायी संस्था थी। फिर अगला है महामात्र। महामात्र क्या था? महामात्र जो राजा थे या पद था वो किस राज्य या किस कार्य से राज्य से रिलेटेड थे? वो थे उच्च कोटि के अधिकारी। फिर अगला है बलि साधक। बलि साधक जो थे वो किस राज्य, किस टाइप के राज्य के थे? बलि साधक जो थे वो थे किसानों के कर वसूलने वाले अधिकारी। फिर अगला सैलिक शुल्क अध्यक्ष, चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो ये तो अंतिम ऑप्शन से होगा, शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। ये यहीं तक है और ये जिसका पोर्शन इधर आ गया, इधर से थोड़ा सा इधर। सैलिक या शुल्क अध्यक्ष वो थे जो शिल्पियों या व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी थे। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उसे अपने पुत्र द्वारा मारा गया? कौन ऐसा था जिसने अपने पिता की हत्या की और फिर उसे अपने पुत्र द्वारा मारा गया? प्रारंभिक शासक की बात हो रही है, मगध के प्रारंभिक शासक। तो जो मगध के प्रारंभिक शासक थे वो कौन ऐसे थे जिन्होंने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण उनके उनके पुत्र ने अपने पुत्र द्वारा मारे गए? तो वो कौन थे? तो वो थे अज्ञातशत्रु। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? यहाँ पे कौन होना चाहिए? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था लिच्छवी द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, इसमें एक तरफ है महाजनपद और एक है उनकी राजधानी। ठीक है। तो जो कुरु महाजनपद था तो उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। फिर अगला है पांचाल। पांचाल की जो राजधानी थी वो कौन था? अहिच्छत्र। ठीक है। फिर अगला है कौशल। कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी थी साकेत। वत्स की राजधानी क्या थी? वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन से एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये कौन है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। किसमें स्थित था? तो जो स्थित था वो था राजस्थान में। ठीक है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? तो किसे जाना जाता? वो जाना जाता था झेलम को। झेलम को किस नाम से जाना जाता था? वितस्ता। ठीक है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, ये हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित महाजनपदों में से गढ़ संघ को पहचानिए। तो गढ़ संघ इसमें से कौन था? वज्र। ठीक है। इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन जो सारे क्वेश्चन खत्म हुए इस टॉपिक से रिलेटेड।